जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश स्टेट के अंतर्गत पे पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत 2023 के बेस का रिक्रूटमेंट यहाँ पर अपडेट कर दिया गया है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगा शॉर्टली रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पे आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारी इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल हो गया। मध्य प्रदेश का जो कमीशन का हेडक्वार्टर है जो कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल के अंतर्गत पे है। चयन भवन मेन रोड, नंबर हो गया चिनार पार्क ईस्ट हो गया, भोपाल हो गया 462011 क्या इसका पिन कोड है। ये चीज़ आपने देख लिया होगा। देखिए पुलिस मुख्यालय गृह हो गया, पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत पे आरक्षक संवर्ग कार्यपालिक जो है कि सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2023 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका। अगर बात करें तो ऑनलाइन आवेदन भरने का जो आपका डेट है यहाँ पर 26 जून 2023 से स्टार्ट हो चुका है। अगर इसके लास्ट डेट की बात करें तो 10/7/2023 से, मतलब क्या हो गया 10 जुलाई 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि 26 जून 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। तो तब से आप भी क्या कर सकते हैं, अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्शन कर सकते हैं। और उसका जो लास्ट डेट है करेक्शन करने की, लास्ट डेट क्या है 15 जुलाई 2023 तक आप करेक्शन कर सकते हैं। 10 जुलाई इसका लास्ट डेट हो गया। अगर बात करें तो इसके अंतर्गत फॉर्म फीस क्या है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये फॉर्म फीस है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और इसके अंतर्गत पे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर, और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों हेतु कितना रुपये है 250 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से आपको पे करना होगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत वो और चीज़ें देखते हैं जो भी आपको इंपॉर्टेंट आपके लिए, जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आता है वही मैं यहाँ पर बात करने की सोचूंगा और बात भी करूँगा, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम खराब हो जाता है यहाँ पर। अगर आरक्षी भर्ती परीक्षा 2023 की बात करें तो परीक्षा का दिनांक एवं दिन क्या है 12 अगस्त 2023 से आपका एग्जाम इसका स्टार्ट हो जाएगा। परीक्षा की पाली प्रथम और द्वितीय 2 पालियों में होगा। अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग जो टाइम होगा, जो फर्स्ट टाइम पर रिपोर्टिंग है तो 7:30 से 8:30 रिपोर्टिंग होगा। और सेकेंड पार्टली के अंतर्गत जो एग्जाम होता है सेकेंड पार्ट पे, तो उसका जो 12:30 से लेकर 1:30 बजे 1:30 बजे तक आपका क्या हो जाएगा रिपोर्टिंग समय होगा। जब आपका मॉर्निंग में 7:30 से 8:30 तक आपका रिपोर्टिंग होगा तो आपका एग्जाम का जो यहाँ पर है आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा 9:20 पर, ठीक है। 9:20 के अंतर्गत से लेकर 9:30 बजे तक आपको 10 मिनट में पेपर पढ़ना है। और जो दूसरे शिफ्ट के अंतर्गत पर आपका एग्जाम होगा 12:30 से 1:30 बजे तक जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है, तो उसके अंतर्गत पे 2:20 से लेकर 2:30 बजे तक 10 मिनट आपको क्या किया जाएगा पेपर पढ़ने के लिए टाइमिंग दी जाएगी। और आपका उत्तर अंकित करने का जो समय होगा, मतलब आप पेपर सॉल्व करना, अपना जो आंसर है उसको लिखना स्टार्ट करेंगे 9:30 बजे से 11:30 बजे तक पहला जो शिफ्ट है। सेकंड शिफ्ट सेकंड पाली के अंतर्गत पे 2:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 4:30 बजे तक 2 घंटे के अंतर्गत पे आपको पेपर सॉल्व करना है। ये चीज़ भी आपने देख लिया होगा, कंफ्यूजन मत होना, ठीक है। 10 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा एग्जाम स्टार्ट होने से 10 मिनट पहले। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। रिपोर्टिंग का जो टाइम है एटसेट्रा बहुत चीज़ें होती हैं, क्योंकि भीड़ बहुत चीज़ होता है तो हो जाता है, इसलिए आपको क्या किया जाता है रिपोर्टिंग टाइम में समय से पहले बुला दिया जाता है, ठीक है ना। इसलिए आपको ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन मत होना, आराम से आप अब इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कीजिएगा। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत जो वैकेंसी के अंतर्गत पे यहाँ पर जनरल ड्यूटीज़ के लिए है। यहाँ पे विशेष सशस्त्र बल के लिए, विशेष सशस्त्र बल को छोड़ करके बात करें तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर आरक्षक है जनरल ड्यूटी जीडी के लिए, जिसको शॉर्ट में जीडी कहा जाता है। बहुतों को फुल फॉर्म भी बतानी होगा, ठीक है ना। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। कांस्टेबल के अंतर्गत पे अगर बात करें तो जीडी के लिए अनरिजर्व के अंतर्गत पे टोटल यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर पोस्टें हैं तो वो इंक्लूड की गई है। कांस्टेबल बेस के अंतर्गत पे अनरिजर्व हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया। और टोटल की बात करिए ओपन अगर पोस्टों की बात करें तो यहाँ पर जो 1040 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन के लिए 10% रिजर्वेशन है, 192 पोस्ट होगी। और एसजी बेस के अंतर्गत पे क्या हो गया 287 पोस्ट, और फीमेल के लिए 396 पोस्ट है। टोटल अनरिजर्व के अंतर्गत पे 1915 पोस्टें, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ओबीसी के अंतर्गत पर टोटल 1914 पोस्टें हैं। और एससी बेस के अंतर्गत पर टोटल 1134 पोस्ट हैं। और एसटी के लिए टोटल यहाँ पर 1418 पोस्ट हैं। और इसके अंतर्गत पे ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकल वेकेंट सेक्शन के लिए 709 पोस्ट हैं। अगर टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसके अंतर्गत पर ओपन के अंतर्गत पर टोटल कितनी पोस्टें हैं, ओपन बेस के अंतर्गत पर सारी कैटेगरी के लिए 3851 पोस्ट है। एक्स सर्विसमैन के लिए टोटल यहाँ पर 709 पोस्ट है। एचजी बेस के लिए 1063 पोस्ट हैं। और फीमेल्स के लिए 1400
67 पोस्ट हैं और टोटल कितनी होगी 7090 पोस्ट हैं जनरल ड्यूटी जीडी के लिए। ठीक है, अगर बात करें तो यहाँ पर आरक्षक है, सामान्य ड्यूटी हो गया, जनरल ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के लिए केवल पुरुष उम्मीदवारों के लिए। यहाँ पर अगर बात करें तो अनरिजर्व के अंतर्गत पर टोटल वैकेंसी आप देख लेना। ठीक है, 714 पोस्ट है, ओबीसी के अंतर्गत पर 715 और एससी के लिए 423 पोस्ट है, एसटी के अंतर्गत पर 529 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत पर 265 पोस्ट है और टोटल वैकेंसी की बात करें तो 2646 पोस्ट इसके अंतर्गत होगी। अब बात करें तो आरक्षक हो गया, सामान्य ड्यूटी हो गया, जनरल ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर जो इसके अंतर्गत पे है, तो यहाँ पर जो अनरिजर्व के अंतर्गत पर टोटल वैकेंसी है 1200 पोस्ट, ओबीसी बेस में टोटल है 1200 पोस्ट है, एससी के लिए 711 और एसटी के लिए 889 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 444 पोस्ट है। तो टोटल कितनी वैकेंसियाँ होगी इसके अंतर्गत पे 4444 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब बात करें तो आरक्षक हो गया, सामान्य ड्यूटी हो गया, जनरल ड्यूटी हो गया, रेडियो ऑपरेटर के लिए, रेडियो ऑपरेटर जो तकनीकी है उसके अंतर्गत पे अनरिजर्व में टोटल 87 वैकेंसियाँ है सारे कैटेगरी बेस में, ओबीसी के अंतर्गत पे 87 और एससी के अंतर्गत पे 51 पोस्ट है, एसटी के लिए 64, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत पे 32। अगर बात करें तो टोटल कितनी वैकेंसियाँ होगी 321 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे है। ठीक है ना, आपने जान लिया होगा वैकेंसी के लिए भी यहाँ पर अंतर्गत पे जो भी आपको रिजर्वेशन दिया जाना है वो भी आपको रिजर्वेशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट कमीशन के द्वारा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है तो अब इनके ये आयु संबंधी देखिए, अभ्यर्थी के पास में 10 जुलाई 2023 तक निम्नलिखित संबंधी सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिए। आयु सीमा में छूट हो गया, शिक्षा हो गया, होमगार्ड और भूतपूर्व सैनिक भर्ती संबंधी जो चीज़ें हैं यहाँ पर, इनके साथ साथ शेष अन्य सभी वांछनीय दस्तावेज शारीरिक परीक्षण के समय होने वाले दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत करने होंगे। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत पे देखते हैं और क्या चीज़ निकल के आ रहा है। अगर वेतन मान के करें तो आपका यहाँ पर 19,500 से स्टार्ट होगा और 62,000 तक इसका पे स्केल है, एटसेट्रा बाद में बात करेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और पदों की भर्ती जो है इसके अंतर्गत पे कमी या वृद्धि, मतलब जो वैकेंसी है उसकी पोस्टों की संख्या घट बढ़ सकती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर इसके टोटल एग्जाम सेंटरों की बात करें तो टोटल यहाँ पे एग्जाम सेंटर दिए गए हैं कितने 55। ठीक है, आपका जो नियरेस्ट 55 जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंतर्गत पे एग्जाम सेंटर है, जो आपका नियरेस्ट बेस है डिस्ट्रिक्ट बेस में, तो जो इसके अंतर्गत पे अपडेट किया गया वहाँ पर आप एग्जाम सेंटर डाल सकते हैं। ये चीज़ भी आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ध्यान में रखना है इसलिए मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको बार बार याद रहे और आप कोई कन्फ्यूजन में ना हो, फिर आपको कमेंट के माध्यम से पूछना ना पड़ सके। अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन के लिए, तो आरक्षक हो गया जीडी बेस के लिए 10th+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति हेतु शैक्षणिक अर्हता 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। दूसरे नंबर का जो आरक्षक है रेडियो ऑपरेटर के लिए मान्यता प्राप्त किसी मंडल संस्था से उच्चतर माध्यमिक प्रमाण पत्र परीक्षा 10th+2 प्रणाली 12वीं उत्तीर्ण। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी पॉलिटेक्निक संस्थान, कॉलेज और विश्वविद्यालय, ITI से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर, कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं। ठीक है, इसी ध्यान रखना। टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंट और मैकेनिक या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम पास किया होना चाहिए। इन पद के लिए प्रथम चरण में ही अलग से तकनीकी परीक्षा ली जाएगी जो प्रथम चरण लिखित परीक्षा के अतिरिक्त होगा। अनारक्षित, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जो भी है इसके अंतर्गत पे जाति और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब तथा ओबीसी वर्ग सामान्य इसके अंतर्गत पे इंक्लूड किया गया है, सब इसके अंतर्गत पे आ जाएगा। और शैक्षणिक अर्हता में कोई छूट नहीं दी जाएगी, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है कि आप कहेंगे कि छूट दी जाएगी नहीं दी जाएगी तो आप कन्फ्यूजन रहते हैं। अब देखिए एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 अगस्त 2023 को विवाहित आयु पूरी करनी चाहिए, सॉरी विहित है, ठीक है ना, विवाहित नहीं है, विहित आयु पूरी करनी चाहिए और अधिकतम आयु से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर बात करें तो एज लिमिट की बात करें तो 10 जुलाई 2023 के बेस में मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन मंत्रालय भोपाल के परिपत्र बेस के अंतर्गत पर जो भी चीज़ें यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर खुली 19 दिसंबर 2019 के अनुसार राज्य सरकार की वर्दीधारी सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए भरे जाने वाले पदों के लिए आयु सीमा में अधिकतम छूट दी गई है। जो इसके अंतर्गत की बात करें तो यहाँ पर देखिए मेल कैटेगरी के लिए मध्य प्रदेश अनरिजर्व कैटेगरी है तो 33.3 दिया जाएगा। कोविड के कारण 3 साल का आपको छूट दी जाएगी। 36 आपका मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। अगर पुरुष की बात करें तो मध्य प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए भी 36 एज लिमिट है, 3 ईयर्स आपको प्लस दिया जा रहा है। मेल और फीमेल के लिए अगर बात करें तो अन्य प्रदेश के आदिवासी सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट 36 होनी चाहिए। फीमेल कैटेगरी के लिए सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर पहले 38 था तो 3 साल कोविड के लिए बढ़ा दिया गया, 41 आपकी मैक्सिमम एज
लिमिट होनी चाहिए। अगर मेल की बात करें तो आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत पे जो आ जाता है यहाँ पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 41 साल एज लिमिट है मैक्सिमम, ठीक है। और 6 नंबर की बात करें, सभी क्षेत्रीय जो श्रेणी के अंतर्गत पे शासकीय निगम मंडल स्वशासीय संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक अभ्यर्थी जो इसके अंतर्गत में है उनके लिए भी मैक्सिमम एज लिमिट 41 है। और 7 नंबर की बात करें तो अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ में अंतर्जातीय अगर विवाह संबंधी कोई है तो इसके लिए 41 मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है। 8 नंबर की बात करें तो फीमेल कैटेगरी के अंतर्गत पे अनारक्षित और आरक्षित, ठीक है ना, इसके अंतर्गत पर अगर उसने अंतर्जातीय विवाह किया है तो उनको 46, देखिए 38 + 5 + 3 का है, कोविड के कारण 3+ इंक्लूड किया गया तो 46 आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पे 3 ईयर्स का तो वैसे छूट दिया जा रहा है ना, बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर इंक्लूड की हुई, और आप नोट करना, ज़्यादा डीपली कोई डिस्कस हम नहीं करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई ज़रूरी है भी नहीं उतना, बस देख लो। और 9 नंबर का है मेल के लिए अनारक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेताओं के लिए भी टोटल 41 मैक्सिमम एज लिमिट दिया गया है। और 10 नंबर में जो फीमेल कैटेगरी है समस्त श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेताओं के लिए यहाँ पर 46 मैक्सिमम एज लिमिट है। और मेल के अंतर्गत पर आरक्षित श्रेणी विक्रम पुरस्कार विजेता के लिए मैक्सिमम कितनी है, 46 मैक्सिमम यहाँ पे एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। सारे कैटेगरियों के बेस के अंतर्गत में यहाँ पे एज लिमिट क्या चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर बात बता दिया गया, ठीक है। और चीज़ देख लीजिएगा आप स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके, मेन चीज़ें मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर डिस्कस कर दिया गया। अगर परीक्षा के आयोजन की बात करें तो प्रथम चरण लिखित परीक्षा है, हिंदी भाषा में बहुविकल्पी प्रश्न MCQ होंगे, ठीक है। और इसके अंतर्गत की बात करें तो प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा, केवल तकनीकी पदों हेतु अधिकतम 100 अंक बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ होगा। द्वितीय चरण परीक्षा योजना अगर बात करें तो शारीरिक दक्षता परीक्षा इसके अंतर्गत पर होगी। प्रथम चरण के अंतर्गत पर जो फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत पर आपका पेपर होना है, प्रथम चरण लिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, अवधि 2 घंटे के अंतर्गत पर 100 प्रश्न। अंक योजना की बात करें तो अधिकतम 100 अंक है, सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किया गया या उत्तर गलत है उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा, माइनस मार्किंग नहीं है, चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्नों के प्रकार की बात करें तो वस्तुनिष्ठ प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ होगा, 40 अंक का आपको सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान पूछा जाएगा। 30 अंक के अंतर्गत की बात करें तो बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि पूछी जाएगी। 30 अंक का यहाँ पर विज्ञान एवं सरल अंक गणित आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 40-30-30 आपका 100 टोटल क्वेश्चन होगी, किस बेस से कितनी क्वेश्चन पूछी जाएंगी, ये चीज़ भी आप लोग के लिए यहाँ पर बता दिया गया। यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं होने वाली, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। जो अगर प्रथम श्रेणी तकनीकी परीक्षा जो बेस है तो 2 घंटे का होगा, यहाँ पे MCQ बेस के अंतर्गत तो आप लोग के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर बात करें तो आरक्षक रेडियो ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, कंप्यूटर एप्लीकेशन नहीं, टेलीकम्युनिकेशन इंस्ट्रूमेंट हो गया, मैकेनिकल या सूचना प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में 2 वर्ष पाठ्यक्रम, सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम का स्तर। और दूसरे नंबर की बात करें तो आरक्षक रेडियो ऑपरेटर हो गया के पदों हेतु 7 गुना अभ्यर्थियों को प्रथम चरण लिखित परीक्षा एवं तकनीकी परीक्षा के योग के कट ऑफ अंकों के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं तकनीकी प्रायोगिक परीक्षा के लिए चुना जाएगा। 3rd नंबर की बात करें तो हॉरिजॉन्टल श्रेणी के लिए पृथक से कट ऑफ अंकों का निर्धारण नहीं किया जाएगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। द्वितीय चरण जो परीक्षा आयोजन है इसके अंतर्गत की बात करें तो आरक्षक GD के पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ में जोड़े जाएंगे। आरक्षण हो गया ऑपरेटर रेडियो के पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चुना जाएगा, जिसके अंक अंतिम प्रवीणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ नहीं जोड़े जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। इसके अंतर्गत पर जो ऑपरेटर रेडियो ऑपरेटर बेस के अंतर्गत पर तो आपका फिजिकल केवल पास करना है, लेकिन जो GD बेस है आपका पहले जो टेस्ट होगा उसके बाद में अगर आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा तो उसको दोनों अंक यहाँ पर मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे, तब आपका क्या होगा, फाइनल कट ऑफ यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। आपका शारीरिक दक्षता जो चीज़ें आप यहाँ पर देख लीजिएगा, बहुत चीज़ें यहाँ पर। अगर बात करें तो शारीरिक मापदंड की बात करें, थोड़ा शॉर्ट देख लेते हैं। अगर बात करें तो अनारक्षित और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर होना चाहिए और सीना बिना फुलाए 79 और फुलाने के बाद में 84 सेंटीमीटर, मतलब फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर प्लस फुलाना चाहिए आपने, ठीक है। और दूसरे नंबर का है गोरखा, गढ़वाली और कुमाऊं के मामले में अगर मेल की बात करें तो यहाँ पर हाइट 157 सेंटीमीटर, चेस्ट 79 बिना फुलाए और फुलाने के बाद में 84 सेंटीमीटर। और 3rd नंबर है यहाँ पर मराठा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर और इसी के अंतर्गत पे बिना फुलाए चेस्ट 79 और फुलाने के बाद में 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इसी के अंतर्गत पे अन्य विशेष सशस्त्र बल छोड़कर संवर्गों के अभ्यर्थियों की भर्ती के लिए अगर बात करें तो आरक्षक विशेष सशस्त्र बल छोड़ कर अन्य सभी संवर्ग जैसे
अनारक्षित अनरिजर्व हो गया, अनुसूचित जाति हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया। फीमेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर मेल और फीमेल है। मेल के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर, चेस्ट बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद में 86। इसके अंतर्गत पे फीमेल की हाइट 155 सेंटीमीटर और चेस्ट का कोई माप नहीं लिया जाएगा। ये चीज़ भी हमेशा ध्यान रखना। आरक्षण विशेष सशस्त्र बल छोड़कर अन्य सभी संवर्ग अनुसूचित जनजाति के लिए मेल के लिए हाइट 160 सेंटीमीटर और जो चेस्ट के माप की बात करें तो बिना फुलाए 76 और फुलाने के बाद में 81। और इसके अंतर्गत पे फीमेल की हाइट 155 सेंटीमीटर और इसमें चेस्ट की माप फीमेल के लिए नहीं लिया जाएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये थोड़ा सा अपना स्वास्थ्य संबंधी आप कुछ बेसिक सा चीज़ है, कद का माप और सीने का फुलाव, ये चीज़ें। और आपका जो दृष्टि विजन है 6/9 से कम नहीं होना चाहिए और दूसरे आँख की दृष्टि तीव्रता बिना चश्मे के 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो चीज़ बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। जो ये शॉर्ट कोड दिया गया है इसके अंतर्गत पे क्या चीज़ है आप पढ़ लेना, ठीक है। जैसे बात की गई है श्रेणियाँ हो गया। ओपन के लिए यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक के लिए 10%, होमगार्ड के लिए 15%, फीमेल के लिए 33, जो यहाँ पर रिजर्वेशन कैटेगरी है तो अलग अलग चीज़ बात किया गया है, ठीक है। अगर अनरिजर्व में टोटल 27% है यहाँ पे, ओबीसी के अंतर्गत पे 27, एससी बेस के अंतर्गत पे 16 और टोटल एसटी के अंतर्गत पे 20% और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत पे 10% आरक्षण यहाँ पर रिजर्वेशन है, ठीक है। परसेंटेज की अगर बात करें तो ये चीज़ भी आपने यहाँ पर समझ लिया होगा, क्योंकि शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और डीपली यहाँ पर कोई ऐसा है नहीं कि मैं आपको समझाऊं। सॉलिड रूप से देखिए, बेसिक सा जो चीज़ आपके लिए फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। और इसके अंतर्गत की बात करें तो एक चीज़ और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अंतर्गत पर जो भी है विज्ञप्ति पदों की संख्याओं में 15% अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी, ठीक है। जितनी वैकेंसी होगी, जितनों का सिलेक्शन किया जाएगा उसके अंतर्गत पे 15% प्लस में आपको रिजर्व में रखा जाएगा और बाद में आपकी अगर वहाँ पर जो भी पूर्ति करनी होगी तो तब आपको ले लिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ भी आप जानते होंगे और आप डीपली अगर इस चीज़ के लिए रिसर्च कर रहे होंगे तो आपको सब मालूम होगा, कोई ज़्यादा बताने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर बात किया गया है कि क्या चीज़ यहाँ पर क्या चीज़ होना चाहिए, क्या चीज़ आपका नहीं होना चाहिए, मैंने आप लोग के लिए यहाँ पर बात कर दी है। बहुत चीज़ें हैं, आप ये PDF क्या कर सकते हैं, पॉज करके धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम है नहीं कि मैं आपको पूरा ये चीज़ क्या कर सकूँ, बता सकूँ, ठीक है। अगर बात करें तो एक चीज़ है, देखिए, पुरुष के लिए गोला फेंक के लिए वजन 7.26 किलोग्राम दिया जाएगा और फीमेल के लिए 4 kg का दिया जाएगा, ठीक है। 800 मीटर दौड़ हेतु 1 अवसर तथा लंबी कूद 1 गोला फेंक हेतु 3 अवसर प्रत्येक प्रदान इसके अंतर्गत पर आप लोग के लिए किया जाएगा। अगर बात करेंगे तो गोला फेंक के अंतर्गत पे देखिए यहाँ पर 80 मीटर का जो दौड़ है और इसी के अंतर्गत की बात करें लंबी कूद है, गोला फेंक है, तो इसका पूरा माप दिया गया। आप पढ़ लेना, नहीं तो बहुत और वीडियो लेंदी हो जाएगा खाली फालतू के लिए। आप देख लीजिएगा क्योंकि मैंने पूरा यहाँ पर पॉज कर दिया है, ठीक है। स्क्रीन पर आप लोग के लिए आप इसके अंतर्गत पर देख सकते हैं। जैसे फीमेल कैटेगरी के लिए भी पूरा है यहाँ पर 800 मीटर जो इसके अंतर्गत पर रेस हो गया, लंबी कूद होगी और गोला फेंक का जो माप है इसके अंतर्गत है, कितना मार्क्स आपको कम या कितना क्या चीज़ दिया जाएगा, सारा इंक्लूड यहाँ पर किया गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर स्थिर मानदंडों के साथ में होमगार्ड, भूतपूर्व सैनिक तथा सभी 3 विधाओं में के अंतर्गत पर अगर बात करें तो आरक्षक है रेडियो ऑपरेटर बेस के अंतर्गत पर केवल 80 मीटर में होगा। पुरुष के लिए गोला फेंक के गोले का वजन 7.26 किलोग्राम होगा और फीमेल के लिए यहाँ पर 4 kg का होगा। ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। पूरा यहाँ पर माप संबंधित जो 800 मीटर का रेस है, लंबी कूद है और गोला फेंक है, ये चीज़ भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। मेल और फीमेल जो भी कैटेगरी जो भी यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। नहीं तो वीडियो और लेंदी हो जाता है। फीमेल के अंतर्गत तो ये पूरा इंक्लूड किया गया है। देखिए बहुत बड़ी लंबी PDF है, ठीक है। इतना बताना वैसे रफली हो जाता है। और शॉर्ट रूप से तो वैसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ था आपके लिए फॉर्म भरने के लिए, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत पर जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट है यहाँ पर आप लोग के लिए अपडेट किया गया है। जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था शॉर्ट रूप से हमारे इस वीडियो के अंतर्गत पर आप लोग के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।